किसको दैट डेटा इज आल्सो अवेलेबल। तो उन्हीं दोनों को कंपेयर करके ही आप कंपेयर करेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू इज आईएनआर से हम पहुंचेंगे उनके डॉलर पे, अगर वो यूएस की कंपनी है, और फिर उन्होंने किन डॉलर पे क्या वो किया है, वो एएलपी पे है कि नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ से और जापान या किसी और कंट्री का करेंगे तो वो करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेक्स के रेट्स हमारे सबके अलग हैं, वो डिफरेंस आएगा। या तो हम लोग क्रॉस रेट निकाल लें तो उस हिसाब से कंपेयर कर लें। कस्टम सबके अलग होंगे, मे बी कस्टम का बहुत फर्क आ जाए। जैसे अपने यहाँ हुआ था कि जब पुलवामा हुआ था तो उसके बाद 200% ड्यूटी कर दी थी पाकिस्तान से, तो अपने यहाँ एक स्पेसिफिक इशू की वजह से 200% की गई थी, नॉर्मल में तो नहीं है। तो इसलिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि सोर्स, हम लोग सोर्स पे जाके जिस रेट पे ट्रांसफर हुआ उस रेट से निकालेंगे। नॉर्मल कोर्स ऑफ असेसमेंट में हम लोग को बस रेफर करना पड़ता हाँ, नॉर्मल कोर्स ऑफ में सर टीपीओ जो अपॉइंटेड है आपको जो है उनको है। रेफर हमें करेंगे। ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग में आ रहा है, राइट राइट। रेफर करने इसीलिए सर जो ये आपको मैंने पहली वाली शीट दिखाई थी, तो ये होमवर्क आपको करना है कि क्या वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो आपको उसकी सारी कंपनीज, होल्डिंग, सब्सिडरी, सबका डेटा लेना है। क्या वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मोर देन दी वैल्यू स्पेसिफाइड है। अब ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे है कि नहीं है, ये आपको जो है टीपीओ को रेफर करना है, वो अपना वहां से उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद जो है वो दैट हैज टू बी जस्टिफाइड, जिसके लिए हम लोग के पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसपे हम लोग निकाल के देते हैं। 3CEB में से नहीं पता लगता है कि वो आर्म्स लेंथ पे है कि नहीं। we'll have to justify कि वो on what basis I Akash Agarwal has certified the 3CEB that these transactions so called are at arm's length price or not, so I have to justify। तो एज एन एओ आपको जो है टीपीओ को जो है रेफर कर देना, वो पॉइंट हम लोग आगे अभी कवर करेंगे। व्हाट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो बाद में आएगा। व्हाट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ट्वेल्व कंडीशन है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, arrangement, understanding, action in concert, whether or not in writing or enforceable by a legal proceeding. Plus, it has to be between two or more. Obviously, मैं खुद से तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, उसमें नहीं लगेगा। It has to be between two or more associated enterprise। अब पुरानी वाली शीट पे अगर आप जाएंगे, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ही नहीं तो फिर क्या ही मतलब है, कवर्ड ही नहीं हो रहा है। तो इट हैज टू बी बिटवीन टू और मोर ए एंड वन और बोथ ए शुड बी नॉन रेजिडेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग की सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो बाहर का होना चाहिए, वो एक एंटिटी कोई बाहर की होनी चाहिए, शुड बी अ नॉन रेजिडेंट। अगर दोनों डोमेस्टिकली ही कर रही हैं तो स्पेसिफाइड वाले का आ जाएगा, कोई पर्पज ही नहीं है। एंड व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, परचेज, सेल, लीज ऑफ टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी। जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में ही है, अगर कोई एक प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली वो कवर नहीं होगी, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में होंगे। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, जो हमारे बीपीओ वगैरह यहाँ पे खुल जाते हैं वो सब। लेंडिंग, बोरोइंग ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था, ये सबसे प्राइम है। एंड एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कॉस्ट और एक्सपेंस। एचओ मेरे ऊपर क्या एक्सपेंस पा करता है, अगर मैं 80 आईएसी में रजिस्टर्ड हूं तो क्या मेरा एचओ मेरे ऊपर ज्यादा एक्सपेंस डाल रहा है या कम डाल रहा है। ऑब्वियसली मेरे ऊपर कम ही डालेगा कि तुम तो टैक्स एग्जेम्प्ट हो ही हो, ज्यादा दूसरे पे डालेगा। बट मुझे 80 आईएसी में सिर्फ 10 में से 3 साल की एग्जेम्पशन मिलती है, तो अब उसमें जो है ये भी देखना होता है कि क्या उसने एक साल में ज्यादा डाल, कम एक्सपेंस मेरे ऊपर डाले कि 80 आईएसी ले लो, दूसरे साल में फिर ज्यादा डाल दिए, फिर वो ज्यादा डालता गया, दूसरा 80 आईएसी में रजिस्टर्ड है। तो इसको कर्व करने के लिए एंटिटीज जनरली क्या करती हैं कि अगर उन्होंने 3 एंटिटीज अपनी इंडिया में खोल ली, तीनों के साथ ट्रांजैक्शन किया, तीनों 80 आईएसी में रजिस्टर्ड है, तो अल्टीमेटली एचओ को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इट इज गेटिंग द बेनिफिट 9 साल में। 10 साल में से उसको 9 साल का बेनिफिट मिल रहा है। वो बोलेगा कि एक्स तुम 3 साल का बेनिफिट लो, वाई तुम 3 साल का लो, जेड 3 साल का लो। इसी तरह से अगर 4 भी खोल दी तो उनको 10 में से 12 साल का बेनिफिट मिल रहा है। करने का मतलब कि जो टोटल तीनों का एक्सपेंडिचर होगा वो एक एक में शिफ्ट करता जाएगा। राइट, जिसको जिस साल में बोलेगा कि आप 80 आईएसी लीजिए, उसमें वो अपना एक्सपेंस कम कर देगा, उसमें इनकम का पार्ट, और जिनके में नहीं होगा उनके में ज्यादा एक्सपेंस अपोर्शन कर देगा कि तुमको जो है टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो मेन कंपनी है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसको 10 में से 9 साल में उसको बेनिफिट मिल रहा है। वो हर साल टैक्स को इस तरह से कर्व करता जा रहा है।
International transactions shall include capital financing, borrowing, guarantee, sale purchase of marketable securities, receivable and advances, debt, transaction of business restructuring or reorganization entered into by an enterprise within AE, irrespective of the fact that it has bearing on the profit, income, losses or not. बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग को भी हम लोग इसलिए कवर करेंगे कि आपने एक पढ़ा होगा रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मेरे एचओ ने मुझको बोला कि तुम अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन करा लो। मैंने वो रीवैल्यूएशन कराई अपने बेनिफिट के लिए, उसके बेनिफिट। उससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये देखा जाएगा कि क्या ये रीवैल्यूएशन सही हुआ है कि नहीं हुआ। कोई लैंड मेरे पास अयोध्या वर्डिक्ट के पहले मेरे पास जो है 50 लाख रुपए की पड़ी थी। अयोध्या वर्डिक्ट आया, वो लैंड मुझे भी पता है कि वो लैंड अयोध्या वर्डिक्ट आया था तो 10 गुना तो हो ही गई, 5 गुना हो गई, लेटर 2.5 करोड़ की। मैंने रिवैल्यूएशन करा के उसको बोला कि ये तो सिर्फ 75 लाख रुपए की है, क्यों? या 2.5 करोड़ की होगी, मैंने रिवैल्यूएशन करा के उसको करा दी कि 10 करोड़ की, और उसके बाद मैंने उसके 1 महीने बाद उसका सौदा कर दिया 11 करोड़ में। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितने का फायदा मिला? 11 माइनस 10, 1 करोड़, जबकि वो एक्चुअल कितने की थी? 2.5 करोड़ की। तो इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है कि आप रीवैल्यूएशन जो करवा रहे हैं उससे डोमेस्टिक एंटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनके प्रॉफिट लॉसेस कम ज्यादा हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं है, बट क्या वो रिवैल्यूएशन सही हुए हैं कि नहीं हुए। बहुत बेसिक में अगर देखें तो द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एई, मैंने आपको बताया था एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो एई बोलेंगे। One or both of them should be non-resident if relating to say purchase of goods would get covered under the definition of international transaction। तो सबसे पहले वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आएगा, फिर क्या वो एई है? यस। क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? यस। क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे है? इफ यस, नो इशू, इफ नो, प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विल अप्लाई, कि सारे आर्म्स लेंथ प्राइस पे है कि नहीं है, तो वो देखेंगे। Transaction between foreign head office and Indian branch or permanent establishment shall be an international transaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज एओस आप लोग के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ की एंटिटी है उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी अल्टीमेटली कहाँ की, वो कंपनी क्या इंडिया की है, क्या वो कंपनी बाहर की है, और क्या वो कंपनीज का लूप बना हुआ है, या वो डायरेक्टली एक बाहर की कंपनी हमको होल्ड कर रही है। ये चीज देखना बहुत इम्पोर्टेंट। पर गूगल इंडिया है, गूगल इंडिया एक कंपनी जी यहाँ पे है और इसका गूगल का हेड ऑफिस यूएसए में, राइट, तो आप इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है किसी भी तरह का तो वो इसमें कवर्ड होगा सर, क्योंकि गूगल इंडिया का आप देखेंगे तो गूगल इंडिया की आई गेस 95% या 96% जो होल्डिंग है दैट इज बाय गूगल एलएलसी। गूगल एलएलसी वो है जो मेन कंपनी है बाहर, राइट। तो इनके भी जो भी ट्रांजैक्शन होगा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जितनी भी होगी, इनका सर्विस ही होगा, गुड्स तो है नहीं, तो इनकी जितनी भी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैं वो सारी जो है इसमें जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर हो रही है। वो मतलब उसको टीपीओ को रिफर करना, वो आपको टीपीओ को रेफर करना पड़ेगा। Can be further if transaction has profit effect on profit losses assets of enterprise, such transaction shall be classified under international transaction। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो सर आपको पता लग जाएगा कि बाहर की एंटिटी से पैसा आ रहा है, बाहर की एंटिटी को पैसा जा रहा है, या माल आ रहा है, माल जा रहा है, या कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस है, गूगल अपने यहाँ के गूगल को सर्विस दे रहा है, या मेरी एक फर्म का ऑफिस बाहर है, वहां पे मेन पार्टनर्स बैठे हुए और वो मुझे डायरेक्ट टैक्स की सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये तो बहुत क्लियर है, ये तो पता लग गया कि हाँ ये सर्विस हो रही है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। बट इसमें कॉन्सेप्ट है डीम्ड इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो क्या ये है? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पर्सन अदर देन एई। तो पर्सन अदर देन एई, तो अगर आज का सेशन देखें तो आप और मैं एई हैं, लोग सर को ले सकते हैं, सर अभी आए पर्सन अदर देन एई। इट कैन बी अ नॉन रेजिडेंट और अ रेजिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, it has to have
और दूसरी है मेरी ए। तो दो पार्टीज हैं, पर्सन अदर देन ए एंड पर्सन ए। तो अभी आप हो गए और सर हो गए। जो मेरी ए है वो नॉन रेजिडेंट ही होगी। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ मेरा प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए। पर्सन अदर देन ए और ए के बीच में एक प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन की जो भी टर्म्स है कि तुम इतने में मुझको माल बेचोगे या तुम इतने में मुझसे माल खरीदोगे, वो कहीं पे सब्सटैंशिएटेड होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेड क्या, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट को रीड करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि कोई भी चीज अगर इट इज एनफोर्सेबल इन लॉ तो वो इनफ है कि वो डॉक्यूमेंटेड है या सब्सटैंशिएटेड है। अगर आपके पास मेल पे भी कंफर्मेशन है तो वो एनफोर्सेबल इन लॉ है, तो वो कवर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट ही हो। आपके पास रिटर्न में कहीं पे भी है जो आपको लगता है कि एविडेंस एक्ट के हिसाब से एविडेंस है और एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, तो इट इज आल्सो कवर्ड। इसीलिए यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रायर एग्रीमेंट और टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर इन सब्सटेंस डिटरमाइंड। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। इफ पीपी लिमिटेड an Indian company, PP Limited, an Indian company, has entered into an agreement for sale of product X to Mr. A resident and unrelated party. PP Limited A को unrelated party 1000 रुपए पे, बट गुड्स 1500 रुपए के, 1000 रुपए पे ही उन्होंने कर लिया। अब अनरिलेटेड पार्टी को कर रहा है, मतलब ही नहीं है। ऑन 1 जून 2016 एंड मिस्टर ए, जिनको पीपी लिमिटेड से माल मिल रहा था, has entered into an agreement with APINC। एक APINC कंपनी ले लेते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट है, फॉर सेल ऑफ गुड्स सेम 1000 रुपए पे। तो अब मिस्टर ए को 1000 रुपए पे पीपी लिमिटेड से माल मिल रहा है और मिस्टर ए ने भी बोल दिया कि APINC से एग्रीमेंट कर लिया कि हम तुमको 1000 पे बेचेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ, अभी तक एग्जांपल पे जहां पहुंचे उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 का माल 1000 रुपए में मिल रहा है मिस्टर ए को 1 जून को, लेकिन मिस्टर ए ने एपीआईएनसी से एग्रीमेंट कब कर लिया है, 31 मई को। तो पहले की स्लाइड पे मैंने आपको बताया था प्रायर एग्रीमेंट। लाइकवाइज यहाँ पे भी उनका एक प्रायर एग्रीमेंट है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं तुमको 1000 रुपए में माल दूंगा, टेंशन मत लो, मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट है, मैं तुमको 1000 रुपए में माल दूंगा, मुझे जितने में। अब दूसरा कैच, एपीआईएनसी होल्ड्स 45% इन पीपी लिमिटेड। तो टेक्निकली पीपी लिमिटेड ही थी जो सारा ये ट्रांजैक्शन कर रही थी। पीपी लिमिटेड ने बीच में मिस्टर ए को बैठाया जो कि एक अनरिलेटेड पार्टी है, उनको बोला कि हम तुमको 1000 में माल देंगे, तुम 1000 में उनको माल शिफ्ट कर दो आगे। मिस्टर ए को क्या मिला, कुछ भी नहीं। मे भी शायद 1010 पे हो और 1000 रुपए पे बेचा हो, क्या बचा बीच में 10 रुपए अपने खर्चे पानी के छोटे मोटे मुनाफे के लिए। और अल्टीमेटली 1500 का माल पीपी लिमिटेड ने उठा के ट्रांसफर कर दिया एपीआईएनसी। अब एज एन एओ आपको ये देखना है कि क्या ये माल 1500 का इनको ट्रांसफर हुआ। अब इनकी ये कंपनी है एपीआईएनसी पीपी लिमिटेड में होल्ड कर रही है। अब हम लोग अपने एक्ट में भी चेंज आ गया था, अभी तक क्या था, हमको सिर्फ सोर्स पता करना, बट अपने सेक्शन में चेंज आ गया है कि अब सोर्स ऑफ सोर्स भी आपको पता करना है। तो हमारा सोर्स कौन है, मिस्टर ए। सोर्स ऑफ सोर्स कौन है, पीपी लिमिटेड। तो जैसे ही अगर आप इसका असेसमेंट कर रहे हैं, आपने देखा इन्होंने माल इनसे खरीदा है, आप इनके पीछे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको इनके इन्वेस्टमेंट में दिख जाएगा कि एपीआईएनसी इनके पे होल्ड कर रही है। लाइकवाइज आपको पता लग जाएगा कि ये माल पीछे इनसे खरीदा गया था। तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली यहाँ से नहीं हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली यहाँ से। इस एग्जांपल को आगे लेते हुए, पीपी लिमिटेड agreement to sell product X at the rate 1000 rupees on 1/6/2006. Mr. A agreement to sell product X at the rate 1000 on 31st May
So what is important is they have a prior agreement कि इनको इतने पे जो है माल बेचना है. So the transaction between PP Limited and Mr. A is deemed international transaction. क्यों? Only reason is because APINC has 45% holding in PP Limited. तो अब important क्या है? If a prior agreement is entered between unrelated party कौन हुई? Mr. A और APINC to sell the goods by making purchases from AE, इसी को बढ़ा दिया है, then वो दोनों जो मेरी AE है और जो दूसरी पार्टी है वो दोनों जो है उसमें कवर मेरी हो जाएगी. Likewise, इसमें देखेंगे a prior agreement was entered between Mr. A and APINC 31/5 को to purchase goods from PP Limited and sell to APINC. Accordingly, transaction between PP Limited and Mr. A would be deemed to be international transaction. अब as an AO आप जब APINC का असेसमेंट करेंगे तो भी आप रेफर करेंगे TPO को, और जब मिस्टर ए का असेसमेंट हो रहा होगा तो भी आप रेफर करेंगे. अल्टीमेटली आप लोग के में जैसे होता नहीं है कि आपको ज्यूरिसडिक्शन पता करना होता है कि जिनसे आया है उनके ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, तो आप रेफर कर देते हैं, ज्यूरिसडिक्शन से आप रिपोर्ट मंगा लेते हैं. तो लाइकवाइज इस केसेस में भी जब आप टीपीओ को रेफर करेंगे तो आई बिलीव आप मिस्टर ए के ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी लिखेंगे कि समवॉट दिस ट्रांजैक्शन हैज एंटर्ड, एंड अगर आपने असेसमेंट नहीं किया है तो यू कैन वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, और अगर असेसमेंट चल रहा है तो द केस इज रेफर्ड टू द फेसलेस और वेरिएबल, तो आप वहां पे कर सकते हैं. सर पीपी अगर बाहर की है, अगर इंडियन है, यहाँ पे तो इंडियन है. हाँ अभी तो यहाँ पे इस एग्जांपल में तो जो है इंडियन ही है. हाँ बल्कि एपीआईएनसी बाहर की है. एपीआईएनसी का आप नहीं कर पाएंगे, आप मिस्टर ए और पीपी का करेंगे. तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह से मैप होगा. तो अल्टीमेटली पीपी ने ए को माल बेचा, ए ने एपीआईएनसी को बेचा, एपीआईएनसी की उनके पास होल्डिंग है. देन अल्टीमेटली ये माल बेचा किसने? ये माल पीपी लिमिटेड ने बेचा एपीआईएनसी को. मिस्टर ए सिर्फ एक बीच में एक विंडो ड्रेसर थे जिनको रखा गया था कि तुमको इस रेट पे लेना और इस रेट पे माल बेचना. सर फॉर एग्जांपल सर बोला यहाँ पे सब्सिडी है सब कोकोला बेवरेजेस, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो सिर्फ वही बेचते बना सिर्फ लड़ानी हो गए और ये सब ट्रांजैक्शन ऐसे ही है सर, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट, और कुछ बना नहीं सकते, बेचना उनको वही है. सीसीबी मेजॉरिटी ओन्ड बाय कोकोला, राइट, उनका ट्रांजैक्शन सर इसमें कवर्ड होता है. एसएलएमजी ग्रुप जो है, एसएलएमजी ऑन द रिकॉर्ड हमारे क्लाइंट. अब आ जाते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे. 4 बज रहे सर, आप ब्रेक करेंगे अभी? ऐसा आप देख लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद एक साथ शुरू करेंगे, या तो टी ब्रेक कर लीजिए क्योंकि फिर ये टॉपिक बड़ा हो गया. ब्रेक का टाइम हो भी गया. अब जैसा मैंने आप लोग को बताया था स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले हमको देखना है कि व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. आप लोग को मैंने बता ही दिया था कि इंटेंट गवर्नमेंट का यही था कि कोई एक एंटिटी टैक्स हॉलिडे अगर एंजॉय कर रही है तो वो दूसरी एंटिटी का ऐसा ना करे. अब आप इसमें देखिए, एक्स वाई लिमिटेड थर्ड पार्टी को माल बेचती है 80 रुपए पे, लेकिन यूनिट एक्स यूनिट वाई आपस में जो ट्रांजैक्शन करती हैं वो गुड्स कितने पे ट्रांसफर कर रहा है? 120 रुपए में. अब वो 120 रुपए पे एकदम मस्त एक्स जो है वाई को 120 रुपए में क्यों ट्रांसफर कर ले रहा है? क्योंकि मिस्टर जो यूनिट एक्स है वो 80 आईए क्लेम कर रहा है.
उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो 120 हो वो 1200 रुपए, उसको तो टैक्स एग्जेम्पशन मिल ही रही है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, पहला इनको 80 आईए का बेनिफिट मिल रहा है, तो ये जितना भी हाई टर्नओवर दिखा दे इनका एग्जेम्प्ट है। दूसरा, यूनिट वाई को जो वो ट्रांसफर कर रहा है वो हाई रेट पे ट्रांसफर कर रहा है, तो यूनिट वाई ने जो खरीदा है वो ज्यादा पे खरीदा है, तो वो अपने पे ज्यादा एक्सपेंस बुक करेगा। तो ये डुअल बेनिफिट है। और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा था कि लोग अपनी दो दो तीन तीन फैक्ट्रीज खोल लेते थे, चार फैक्ट्रीज खोल लेते थे, और माल बाहर जो सेल करते थे वो कम पे सेल करते थे, और आपस में जो फैक्ट्रीज में ट्रांसफर करते थे वो बहुत ज्यादा रेट पे जो है ट्रांसफर करते थे। अल्टीमेटली आप फिर भी देखेंगे कि इस पे उनको क्या जीएसटी देना पड़ेगा, बट उसके अलावा भी इस पे कितनी सेविंग्स हो रही है। अगर हम लोग शॉर्ट में सोचेंगे तो लगेगा शायद 30% टैक्स देना पड़े, लेकिन 18-28 जीएसटी तो हो गई। बट अगर आप ज्यादा में देखिए तो दीज वैल्यूज रन टू करोड़। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो है, पीछे मैंने आपको दिखाई था, गवर्नमेंट ने द इंटेंट वाज कि द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अगर होगा तो उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने भी 20 करोड़ के ऊपर ही रखी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता था कि ये ट्रांजैक्शन ज्यादा बड़े हो रहे हैं, और उनको भी छोटे ट्रांजैक्शन पकड़ने का कोई शौक नहीं था। क्यों? पकड़ने की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, केस कराने की कॉस्ट, आप लोग के ऊपर मेहनत सब कुछ ज्यादा है, तो अल्टीमेटली इट वाज कवर्ड कि 20 करोड़ के ऊपर होगा तभी हम जिसको जो है कवर करेंगे। अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं, ये यूनिट एक्स है जो एक टैक्स हॉलिडे एंटिटी है, ये यूनिट वाई है जो नॉन टैक्स हॉलिडे है। इनकी इनकम क्या है? 100 रुपए, अदर देन रिलेटेड पार्टी। इनकी इनकम क्या है? 250 रुपए। रिलेटेड पार्टी की इनकम क्या है? 120 रुपए। अब यहाँ वाला माल पीछे आपको दिखाया था मैंने, इन्होंने 80 रुपए में बेच दिया था। 80 रुपए से इन्होंने कमा लिए 100 रुपए, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ, तो यानी कि 20 रुपए का इन्होंने कुछ और बेचा, यहाँ पे इन्होंने 120 रुपए पे ही ट्रांसफर कर दिया। अब 50 रुपए इनके आए, 100 एक्सपेंस आया, 170 रुपए का इनका प्रॉफिट आ रहा है। अल्टीमेटली इस पे टैक्स क्या आ रहा है? 0। क्यों? क्योंकि ये 80 आईए में कवर्ड है, इनके पास टैक्स एग्जेम्पशन है। दूसरा इसका बेनिफिट, इनकी 250 रुपए की इनकम है जो नॉन टैक्स हॉलिडे एंटिटी है, 60 रुपए का खर्चा इनका है। इनका खर्चा देखिए यहाँ पे पार्क क्या हो रहा है, 120 रुपए। अगर ये इन्होंने एएलपी पे ट्रांसफर किया होता तो ये 80 रुपए का कितना होता? 81 रुपए, 82 रुपए, 83 रुपए, मे बी 85 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता था। अगर ये यहाँ पे, और अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 70 रुपए। अगर ये 85 पे होता तो इनका क्या प्रॉफिट आता? 120 माइनस 85, 35 ऐड कर दीजिए, 105 रुपए। 105 रुपए पे इनका टैक्स आता 31-32 रुपीज। तो इसका इन्होंने डुअल फायदा उठाया कि इन्होंने यहाँ पे ज्यादा ज्यादा टर्नओवर दिखा के 80 आईए का बेनिफिट भी ले लिया, और जो दूसरी एंटिटी है जिसके पास नहीं है उसको ज्यादा खर्चा भी जो है पास ऑन कर दिया। तो इन्हीं चीजों को कर्व करने के लिए, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये हमारा डोमेस्टिक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का प्रोविजन आया है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि क्या ये टोटल वैल्यू, अब इसमें आपको देखनी है टोटल वैल्यू, आपको इंडिविजुअली नहीं देखनी। लेट अस अज्यूम कि मेरी ऐसी 5 एंटिटीज हैं, मैं 5 एंटिटीज से 5-5 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो क्या मेरा वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कवर होगा कि नहीं होगा? राइट, यस और नो ही तो होगा। अब सर डोमेस्टिक की बात करें, इंटरनेशनल की बात ही नहीं करें, डोमेस्टिक। 5 एंटिटीज मेरी ऐसी हैं जिनसे मेरा 5-5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वहां पे बोला गया कि 20 करोड़ के ऊपर जो है उसमें है। तो क्योंकि पांचों में उसका हिस्सेदारी पांचों का जोड़ेंगे, चीज का राइट, एकदम सही। तो इसमें जो है यही होता है कि इसमें आपको एग्रीगेट ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर देखना है, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन पार्टी वाइज नहीं देखना। अगर उसका ट्रांजैक्शन 20 करोड़ के ऊपर जा रहा है, चाहे वो 10 पार्टीज हैं, तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, यू हैव टू चेक वेदर इट इज आर्म लेंथ प्राइस और नॉट। क्योंकि इसमें जब सबसे पहले प्रोविजन आया था तो एंटिटीज ने ये करना शुरू किया था कि उन्होंने और एक नई एंटिटी खोल दी, उसको ट्रांसफर कर दिया,
फिर एक और नई एंटिटी खोल दी, उसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसीलिए ऐसे तो हम लोग तो देखेंगे भाई, मतलब हमारे पास तो एक ही का आइडेंटिटी सर इतना दिखना हमारे पास। सर आपको आज जब देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा कि लेट अस अज्यूम कि मैं बैम्बू प्रोडक्ट्स का काम करता हूँ। मैंने बोला कि मैं चलिए मैं टेबल चेयर का काम करता हूँ। मैंने आपको बोला कि मैंने 2 लाख टेबल चेयर अगर बेची, तो टेबल चेयर मैंने आपने मुझको बेची 80 रुपए पे, लेकिन मुझे आपकी जो है सेल में दिख रहा है कि आपने यही टेबल चेयर 150 रुपए में भी बहुत सारी बेच रखी, अलग अलग लोग। आपके 5 आईटीओ हैं, आपने उनको 5 आईटीओ को ये जो है 150 रुपए में भी जो है ट्रांसफर कर रखी कंसिस्टेंटली। 150, 140, इतना तो वेरिएंस नहीं आएगा ना, अनलेस आपने अपनी जो और जो आपने कॉस्ट अपोर्शन की है, आपने बोला मैं यही साखू की लकड़ी का बनाऊंगा, यही फोम यूज करूंगा, यही मेटल यूज करूंगा, यही पेच यूज करूंगा, मेरी लेबर सेम है, आपकी वेजेस सेम लग रही हैं, आपके खर्चे सेम, इलेक्ट्रिसिटी सेम, रॉ मटेरियल सेम, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि आपने जो है नॉर्मल लोगों को बेचा तो वो 80-90 रुपए पे माल बिक रहा है, और आपने किसी स्पेसिफिक को बेचा तो वो माल आपका 140 प्लस पे ही बिक रहा है, ये कैसे? तो इन्हीं चीजों को आप देखेंगे। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो क्वालिटी, एक कुर्सी है मेरे पास जो सिर्फ रोटेट होती है, वो मैंने बेची 80 रुपए पे। एक कुर्सी है जो मेरे पास रोटेट भी होती है और ऊपर नीचे भी होती है, वो कुर्सी मैंने बेची 120 रुपए की। तो आपके पास 120 रुपए जस्टिफाई करने के लिए है ना कि अच्छा ये कुर्सी ऊपर नीचे भी जाती है, आगे पीछे भी होती है, पीछे इंक्लाइंड भी होती है, वो भी होती है, तो आपके पास जस्टिफाई करने का तरीका है कि हाँ भाई ये कुर्सी क्यों एक्सक्लूसिव है, ये क्यों 120 रुपए की मैंने मार्कअप पे बेची है। लेकिन अगर सेम कुर्सी है जो सिर्फ आगे पीछे ही घूम रही है, गोल गोल घूमती है, तो वो कुर्सी एक जगह 80 रुपए की, तो एक जगह वो 300 रुपए की या 250 रुपए की कैसे बिक सकती है? तो आप वो ट्रांजैक्शन को सबको टोटल करेंगे, वो ट्रांजैक्शन अगर 20 CR के ऊपर है, तो वो आपको इसमें जो है कवर करना है, वो आपको जो है इसमें चेक करना है। अब इसमें coming onward, it can be seen that the profit has shifted from a non-tax holiday to undertaking claiming deduction to prevent this. अब इसकी कवरेज देख लेते हैं। कवरेज अंडरटेकिंग एंटिटी claiming profit linked deduction, business transaction between company opting from सेक्शन 115 BAB जो हमारा 25% वाला टैक्स वाला है वो, एंड पर्सन विद whom कंपनी हैज क्लोज कनेक्शन, इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, जैसा बताया था कि एक के गोडाउन से दूसरे के गोडाउन पे गया। अब लेट अस अज्यूम कि एक के गोडाउन से दूसरे के गोडाउन पे गया, गाड़ी की चेचिस, मारुति गाड़ी की जो चेचिस होती है, वो चेचिस का एक रेट फिक्स्ड है। वो चेचिस यहाँ से दूसरे गोडाउन पे जहाँ पे असेंबल होती होगी, उस गोडाउन पे वो चेचिस जाएगी 18,000 रुपए की। अब वो बाहर मार्केट में बिक रही है, वो 18,000 रुपए की उसकी एमआरपी है, 18,000 रुपए में मार्केट बिक रही है। अब वो चेचिस जो दूसरी एंटिटी के पास जा रही है, वो जा रही है 40,000 रुपए। ऐसा उसमें क्या ऐड किया? मैं ये बोलूं कि मैंने एल्टो की चेचिस बाहर बेची है 18,000 रुपए की, और मैंने अर्टिका की चेचिस 40,000 रुपए की बेची है उनको, तो समझ में आता है अर्टिका की चेचिस बड़ी होगी, इट्स एन एसयूवी एंड इट्स एन हैचबैक, वो तो समझ में आता है। अब मैं बोलूं कि मैंने एल्टो की 18,000 की बाहर बेच दी, लेकिन अपनी जो फैक्ट्री है उसमें 40,000 रुपए की ट्रांसफर कर दी, तो इट डजंट जस्टिफाइज द फैक्ट कि सेम चीज को आप इतने वेरिएंस पे कैसे बेच सकते हैं। उसमें थोड़ा वेरिएंस हो तो दैट इज फाइन। मैं बोलूं कि 21,000 की एमआरपी है, मैंने 18,000 रुपए में बाहर मार्केट में बेची, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। मैंने अपने डीलर्स को बोला कि तुम मुझसे इतनी खरीदो, मैं तुमको जो है 10% का डिस्काउंट दूंगा। मैंने डिस्काउंट दिया उनको, और मैंने अपनी जो फैक्ट्री है उसमें 21,000 रुपए में बेची। तो अब आपको क्या फर्क दिखेगा? आपको 10% का फर्क दिखेगा। मेरे डीलर पे 10% कम पे जा रही है और मेरी फैक्ट्री में 10% ज्यादा पे जा रही है। आपको लगेगा ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है। जब आप इसको चेक करेंगे, द कंपनी जिस जो ये चीज बना रही होगी, इट हैज टू जस्टिफाई ये 10% का वेरिएंस कहाँ पे है। यही हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस है जो हमको ये वेरिएंस चेक करना है। अब आप ये 10% पे सस्पिशन राइज करना बिल्कुल फेयर इनफ, लेकिन उनको जस्टिफाई करना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है।
अब उसमें अगर क्लियर है कि डीलर से एग्रीमेंट हो रखा है कि तुम इतना माल एक बार में खरीदोगे और 10% डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट उनको देना ही है, फिर वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत से लोग रखते हैं कैश डिस्काउंट रख देते हैं कि तुम कैश में माल खरीदोगे तो इतना होगा, पेमेंट तुरंत करोगे तो इतना होगा, क्रेडिट पीरियड नहीं लोगे तो इतना होगा, तो वो चीज जो है चेक कर। Inter-unit transfer of good transaction with entities having close connection in generating more than ordinary profits, 80 जो mention था, and transaction to companies with section 80 chapter 6 है और ये 35 AD 10 AA की exemption। तो basically जो भी exemptions हैं जिनसे उनके सारे टैक्स exempt हो जाता है, भले ही किसी एक साल में, किसी 2 साल में, हर साल में उन एंटिटीज के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको ध्यान से देखा जाएगा। बट what is very important to is the aggregate transaction value exceeds 20 CR. So what we have to see is the aggregate value of transaction increase, not party wise, the aggregate value। अब मेरा किसी इंटर यूनिट ट्रांसफर है 10 करोड़ का, मेरा 80 है कि मेरी एंटिटी है उससे मेरा ट्रांजैक्शन है 12 करोड़ का, तो अब क्या मैं इनको डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं कवर करूंगा क्योंकि मेरा एग्रीगेट ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है 22 CR की आ रही है। चलिए वी टेक अ ब्रेक।